नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। मारे गए गुलफाम, जी ये शब्द सुनकर आपको तीसरी कसम फिल्म जरूर याद है। लेकिन सवाल इस वक्त मौजूदा वक्त में कसम खाने का नहीं बल्कि उन कसमों को याद करने का है जिसको लेकर देश में 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, वादे किए गए। स्थिति कहीं से शुरू कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के बीच में दो हिस्से हैं, ये मानना पड़ेगा। एक तरफ चमकते हुए भारत को लेकर अलग अलग नीतियां और दूसरी तरफ अंधेरे में समाये भारत को लेकर बेफिक्री। बेफिक्री का अंदाज है कैसा? आइए शुरुआत इसी से करते हैं। ये सभी राज्य देश के भीतर के हैं, लेकिन इन राज्यों के किसानों के लिए किसी सरकार के पास कोई नीति नहीं। वह सरकार चाहे कर्नाटक में कांग्रेस की हो, या फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की हो, या तेलंगाना में केसीआर की, या फिर गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की, या फिर उड़ीसा में नवीन पटनायक की हो, या यूपी में अखिलेश यादव, या बिहार में नीतीश कुमार की। मानचित्र पर देखें तो 2/3 भारत सूखे के हालात से जूझता नजर आता है। आलम यह है कि देश के 676 जिलों में से 302 जिले सूखाग्रस्त हैं और इनकी पहचान उस शाइनिंग इंडिया की सोच से बिल्कुल अलग है जो हर राज्य का सीएम राजधानी में बैठकर देखना चाहता है। बारीकी से समझे तो हर सीएम चकाचौंध खोजने के चक्कर में गांव और किसानों को अंधेरे में ढकेल रहा है। यही वजह है कि न्यूनतम जरूरत पूरी करने के लिए बनाए गए कार्यक्रम मनरेगा और खाद्य सुरक्षा मौजूदा वक्त में इतने महत्वपूर्ण हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि इसे लागू क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो गुजरात से ये पूछा कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू नहीं करेंगे। ये तो केंद्र का कानून है, हर राज्य को लागू करना जरूरी है। मुश्किल इतनी बार नहीं, मुश्किल सिर्फ गुजरात भर की नहीं। 2013-14 में जो कृषि विकास दर 3.7% थी, वह 2014-15 में घटकर 1.1% हो चुकी है। मुश्किल यह है कि एक तरफ वित्त मंत्री देश के विकास दर 8 से 9% तक पहुंचाने को बेहद आसान मानते हैं, तो दूसरी तरफ बेहाल भारत में सूखे की वजह से जमीन के नीचे पानी इतना कम हो गया है कि हैंडपंप की बिक्री 30% तक कम हो चुकी है। ट्रैक्टर की बिक्री में 20% की कमी आ गई है और 20% किसान मजदूरों का पलायन शहरों की तरफ हो चला है। तो जो किसान गांव में है वो हॉर्टिकल्चर और पेड़ लगाने के काम से जा जुड़ा है, यानी खेती में काम कम हो रहा है। दूसरी तरफ शहरों में मजदूरों के बढ़ते बोझ ने उनकी मजदूरी को ही स्थिर कर दिया है, यानी न्यूनतम मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं है। और हर राज्य सरकार का रुख भी उस इकोनॉमी पर आ टिका है जो अपनी जमीन, अपने मानव संसाधन और अपने उत्पाद से ही दूर है, यानी विदेशी निवेश के जरिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राथमिकता तले ही मानचित्र पर बेहाल भारत की ये तस्वीर उभर रही है। ये सभी राज्य देश के भीतर के हैं, लेकिन मुश्किल इतनी बार नहीं है। आप सोचेंगे कि शायद मौजूदा दौर में मोदी सरकार को लेकर इस स्थिति में देश गुजर रहा है। याद कीजिए 2005 मनरेगा आया था। उस वक्त मनमोहन सिंह के सामने संकट था कि इसका बजट कहां से लाएंगे। उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे। उसके बाद फूड सिक्योरिटी बिल, याद कीजिए, उनका कहना था 1,10,000 करोड़ कहां से देंगे, बजट कहां है। एक लिहाज से उस दौर में बहस चलती थी कि ये दरअसल असफल योजनाएं हैं, लेकिन किसे पता था इस असफल योजनाओं को लेकर नई सरकार ने भी असफल ही करार दिया था। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर ये सफल कही जा रही हैं तो क्या ये माना जाए सरकारों की आर्थिक नीतियां ऐसी योजनाओं के सामने असफल हो रही है? यानी मोदी सरकार ने यह तो माना कि मनरेगा कारगर रही, तो क्या मोदी सरकार सत्ता में आते ही जिस वैकल्पिक इकोनॉमी की सोच लिए हुए थी वही फेल हो चुकी है? या फिर मनमोहन इकोनॉमिक्स का ही अगला चैप्टर मोदी इकोनॉमिक्स है? क्योंकि एक वक्त मनमोहन सिंह को भी समझ में नहीं आया था कि मनरेगा और फूड सिक्योरिटी को लेकर वो बजट लाएं तो कहां से लाएं। और मनरेगा को लेकर यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी का भी सत्ता संभालते वक्त रहा। लेकिन जिस इकोनॉमी को मोदी सरकार अपनाए हुए है उसमें गांव में असंतोष न पनपे, इसके लिए मनरेगा शॉक एब्जर्वर का काम कर रहा है। और वजह भी यही है कि मोदी सरकार में मनरेगा में रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दी गई। यानी मेक इन इंडिया का नारा बुलंद करने वाले पीएम को रोजगार के लिए मनरेगा से अच्छी योजना अब दिख नहीं रही। और वजह भी यही है
कि मनरेगा बजट भी बढ़ाकर 34,700 करोड़ किया गया और इस बरस 2,600 करोड़ अतिरिक्त भी दिए गए। 93% रकम बांटी भी जा चुकी है। हालांकि 2014-15 में 2% परिवारों को भी 100 दिन काम नहीं मिल पाया। बीते 10 बरस में मजदूरी बढ़ी नहीं, किसानी सबसे ज्यादा प्रभावित मनरेगा से हुई। मनरेगा रोजगार से किसी योजना को इस देश में अमली जामा पहनाया भी नहीं गया। यानी असफल योजना के सामने खुद सफल ना हो तो इसके लिए असफल योजनाएं कैसे सफल हो जाती है उसका एक चेहरा कल खुलकर नजर आएगा। जब मनरेगा के 10 बरस पूरे होंगे तो कहीं राहुल गांधी जश्न मनाएंगे तो कहीं मोदी सरकार के मंत्री मनरेगा को सफल बनाने का तमगा अपनी छाती पर ठोकेंगे। जी, राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदलापल्ली गांव जाएंगे, जहां से कांग्रेस ने नरेगा शुरू किया था। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली दिल्ली में मनरेगा को सफल बनाते हुए 5,000 करोड़ के अतिरिक्त रकम देने का ऐलान भी कर सकते हैं। मुश्किल यह नहीं कि दरअसल योजनाएं जो पुरानी चली आ रही थी, लेकर सवाल था इस दौर में वैकल्पिक आर्थिक अर्थव्यवस्था उस रूप में नहीं जा रही है। नहीं जा रही है, यह सच है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखलाते हैं। मसलन इस दौर के भीतर विदेशी मुद्रा कोष 355 बिलियन डॉलर से घटकर 350 बिलियन डॉलर हो गया। औद्योगिक उत्पादन दर 3.2% था, यह 4 साल में सबसे कम है। दूसरी स्थिति देखिए, कर जो है वो 446 बिलियन से बढ़कर 483 बिलियन डॉलर हो चुका है। मौजूदा स्थिति भारतीय स्टॉक मार्केट में विदेशी फंड जो है वह भी 1 ट्रिलियन रुपया जो था वो 17,806 करोड़ रुपए। जी, ये एक स्थिति बता रही है। और इन सब के बीच जो कोर सेक्टर होता है, जो 8 हैं, कोयला, कच्चा तेल, गैस, स्टील, सीमेंट, बिजली, रिफाइंड उत्पाद, खाद, वह 2014 में 3.2% के हिसाब से विकास दर था, जो 10.9% पर आ गया है। अब इन स्थिति में लौटिए कि सरकारें इतनी बेफिक्र क्यों हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि आप इस बात को लागू नहीं कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को, मनरेगा को लेकर आपकी दिशाहीनता है, लेकिन राज्य क्या करते हैं यह भी देख लीजिए। गुजरात सूखे की स्थिति में भी फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने की स्थिति में नहीं है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात को कड़ी फटकार भी लगाई। तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन आज वहां किसानों के सामने खाने के लाले पड़ चुके हैं और सूखे के बीच राज्य की उपलब्धि गेहूं की पैदावार नहीं बल्कि शराब की खपत है। जी, दोनों हालात हैं, लेकिन पहले कथित तौर पर विकसित गुजरात का हाल सुन लीजिए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से पूछा, आखिर संसद में पारित होने के बाद भी वहां फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, क्या संसद का बनाया कानून गुजरात पर लागू नहीं होता? क्या देश का कोई राज्य यह कह सकता है कि संसद का कानून वो नहीं मानेगा? परेशानी है क्या? और इस पर जवाब यही आया कि उसे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं कि कितनों के बीच फूड सिक्योरिटी बांटा जाना है। सच तो यह है कि 2013 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार को चिट्ठी लिख कहा था कि फूड सिक्योरिटी बिल इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। यानी मोदी फूड सिक्योरिटी बिल के खिलाफ थे, जिसके बाद मोदी केंद्र में चले गए और आज भी गुजरात सरकार मोदी के उसी स्टैंड पर कायम है। 2013 में वो एक्ट आ चुका था, 2014 मई में वो यहाँ से गए, फिर भी उन्होंने वो 1 साल तक इसका कोई अमल नहीं किया। मतलब उनकी कोई मंशा ही नहीं थी कि गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल या 1 रुपये किलो कोयर्स ग्रेन मिले। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात के अलावे यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र, बिहार समेत 12 राज्यों से पूछा कि राज्य सूखा प्रभावित हैं, लेकिन जरूरी रोजगार और खाने की क्या व्यवस्था है। यानी लोगों को खाना मिले, इसकी व्यवस्था सरकार नहीं क्या कोर्ट को करनी पड़ेगी? और सरकार कर क्या रही है? लेकिन इन सब के बीच जरा छत्तीसगढ़ का हाल देखिए। छत्तीसगढ़ का सूरत हाल यह है कि एक तरफ सूखे के हालात और राज्य के 27 जिलों की 117 तहसील सूखाग्रस्त घोषित की गई है। 40 तहसीलों में तो भयंकर सूखा है और बीते 3 महीनों में 32 किसान खुदकुशी भी कर चुके हैं। शराब की अंधाधुंध बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसकी जद में सबसे ज्यादा किसान ही आ रहे हैं।
क्योंकि ज्यादातर शराब की दुकानें ग्रामीण इलाकों में ही खोली जानी है। बहरहाल सूखे की मार के बीच मैखानों का तालमेल किस तरह से बैठेगा, ये देखना गौरतलब होगा। अब किसान क्या करे? छत्तीसगढ़ की आबादी महज 2.5 करोड़, लेकिन सूबे में देशी शराब की 415 और विदेशी शराब के 297 ठेके हैं। राज्य में 250 से ज्यादा बार हैं। और अब सरकार का इरादा यह हो चला है कि लोगों को पीने में किसी तरह की दिक्कत ना हो, यानी सूखा गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ सब जगह है। और अब जनता द्वारा चुनी सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को आवाज उठानी पड़ रही है कि जरा अपनी जनता की तरफ भी देखिए। गर्मी आई, सूखा पड़ा, सर्दी आ गई और अब सर्दी जाने को है, लेकिन चर्चा अब भी यही चल रही है कि उस सूखे में जो किसान प्रभावित हुए थे उन्हें राहत कितनी दी गई और कैसे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। कटघरे में केंद्र और राज्य सरकारें सभी हैं। इंतजार कीजिए क्या होता है। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। इंतजार हम आप कर सकते हैं, लेकिन किसान क्या करे? मसलन गन्ना किसान, गन्ना तो खूब कीमत देता है, लेकिन देखिए मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, उस सहारनपुर की सड़कों पर आलम क्या है। तो सब कुछ ही आजा, किसान के बारे में कुछ सोच ले। जाम है, सड़क के बीच में लोग बैठे हैं, सुरक्षा बंदोबस्त है, नारे लग रहे हैं, सब कुछ ठप पड़ा है और लगातार नारों के बीच मांग हो रही है कि आप हमारा पैसा तो दे दीजिए। मिलों को राहत दे देते हैं लेकिन हमें नहीं देते हैं। किसान कह रहा है जो गन्ना हम उपजाते हैं, रेट कितने का किसान का नहीं बढ़ा प्रदेश में, जबकि लागत फर्टिलाइजर पे, दूसरी रासायनिक दवाई है, लागत मजदूरी वो सब बढ़ गई, उसके बावजूद ही नहीं बढ़ा। सुबह से परेशानी हो रही, पब्लिक परेशान है। कहाँ जा रहे थे? देहरादून। हाँ जी। कितने घंटे हो गए आपको? 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ जाम में फंसे हुए। पैदल आ रहे, सुबह से मुश्किल से तो नंबर आ गया वहाँ पे डॉक्टर के। वहाँ पे मुश्किल है कि दिल्ली या अलग अलग राज्यों की राजधानी तक ये तनाव नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन लोगों के भीतर जिस तरह से असंतोष की स्थितियां हैं वो पेट से जुड़ी हुई है। लेकिन इसकी दूसरी स्थिति आपको दिखाते हैं। चकाचौंध अगर दिल्ली को अपने में समेटे हुए है तो किस देश के भीतर नियम कायदे क्या मायने रखते हैं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 2 बच्चों की मौत, अलग अलग वातावरण में मौत, अलग अलग परिस्थितियों में उसका उछाल, चाहे वो मीडिया के जरिए हो या फिर सरकार के जरिए हो, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे सवाल सिर्फ कायदे पर, कायदे का मतलब दस्तावेजों में, और बाकी सरेआम मौत। 5 बरस के अंकित की जान स्कूल के सेप्टिक टैंक में गिरने से हुई और 6 बरस दिव्यांश की मौत पानी के टैंक में गिरने से हुई। अंकित दिल्ली के एमसीडी स्कूल में पढ़ता था तो दिव्यांश अत्याधुनिक रेयान इंटरनेशनल स्कूल में। दोनों की मौत ने बता दिया स्कूल लापरवाह है। छोटे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कहीं सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला तो कहीं पानी के टैंक का ढक्कन। अब बच्चों की मौत की जिम्मेदारी से बचने का तमाशा पुलिस प्रशासन, राजनेता, स्कूल, दिल्ली सरकार सबके बीच चलेगा। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि कोई भी स्कूल अगर नियमों से खुले तो बच्चे इस तरह नहीं मर सकते। क्योंकि गृह मंत्रालय के डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की यह रिपोर्ट पढ़कर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसी रिपोर्ट सरकार निकालती क्यों है। क्योंकि 43 पन्नों की इस रिपोर्ट के मुताबिक हर स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और सुरक्षा के लिए 1-2 नहीं बल्कि 24 विभाग और अधिकारी मिलकर तय करते हैं कि स्कूल सुरक्षित है। और इन 43 पन्नों में यही लिखा है कैसे स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसे सेफ्टी के इंतजाम होने चाहिए। और डीएम से लेकर पार्षद के बीच में शिक्षा अधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पुलिस, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस, म्युनिसिपल बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ब्लॉक रेवेन्यू सेंटर, टाउन प्लानर, रेड क्रॉस, स्कूल प्रिंसिपल, डीआरडीए, इमरजेंसी ऑफिशियल, यानी इनमें से कोई भी आपत्ति कर दे तो स्कूल चल ही नहीं सकता, स्कूल बिल्डिंग अप्रूव हो ही नहीं सकती। और तो और लगातार सेफ्टी के लिए बकायदा दर्जनों कर्मचारियों की बहाल होनी चाहिए। लेकिन इस 43 पेज की रिपोर्ट का मतलब है क्या, जब मौत के बाद वही 24 विभाग जिम्मेदारी से बच रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में कोई हादसा ना हो। और इन सब के बीच आलम यह है कि बेटा खो चुके माँ बाप के आंसू ही उनके लिए दिलासा है और बाकी माँ बाप खौफजदा कि कल उनका बच्चा न मर जाए। स्कूल वालों ने मारा, मेरा छोरा वहाँ जा ही नहीं सकता, उनकी साजिश से बस यही है।
उनको मेरा बेटा नहीं मिल रहा था या मिल भी गया था, जहाँ पे मिला था मैं उसी टाइम फोन तो करते, हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको मर गया, उसके बाद मुझे फोन किया। नियम कायदों का पालन नहीं तो बच्चा मारा गया। बच्चा बड़ा हो गया, हायर एजुकेशन में अच्छे यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां पर उसकी राजनीतिक जागृति आ गई, समाज को समझने लगा, विरोध प्रदर्शन के लिए निकला तो वहां पर पुलिस ने धुन दिया। देखिए दिल्ली का एक नजारा 30 जनवरी को आरएसएस हेडक्वार्टर के बाहर। कि क्या दिल्ली की पुलिस गुंडागर्दी पे उतर आई है? क्या खाकी वर्दी वाले मोदी के राज में गुंडागर्दी पे उतर आए हैं? मैं समझ नहीं पा रही कि दिल्ली पुलिस ने के पुरुषकर्मी इतनी बर्बरता से महिलाओं को कैसे मार सकते हैं। जिस तरह से पुलिस वालों ने मारा है, ये इसके लिए निश्चित तौर पर पुलिस कमिश्नर को तत्काल जवाबदेही है उनकी। और थोड़ी भी सिंपैथी है केंद्र सरकार को छात्रों के साथ में, जो कि मोदी जी मन की बात में कहते हैं युवाओं के साथ में, युवाओं के हिंदुस्तान में, तो फिर जिन लोगों ने लाठियां चलाई हैं आज छात्रों पे, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो वीडियो के अलावा जो भी विटनेसेस हैं, जो उनको एग्जामिन करने के बाद में पूरी घटना की उनको विस्तृत जानकारी मिलने के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जांच कमेटी बैठा दी जाए, जांच हो, उसके बाद रिपोर्ट आए, तब तक एक दूसरी घटना हो जाए और घटना बड़ी हो जाए, इस घटना को लोग भूल जाए। देश के मिजाज की ये रंगत हो चली है, राजनीतिक तौर पर सत्ता चाहिए और सत्ता में भी अपनी सियासत देखनी है और उसके जरिए बिसात बिछानी है। बात हम कर रहे हैं दरअसल कश्मीर की। कश्मीर को लेकर बेचैनी दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक। कल मुलाकात महबूबा मुफ्ती करेंगी राज्यपाल से जम्मू जाकर। क्या कहेंगी, किस रूप में कहेंगी, लेकिन अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में 5 ऐसे इशू हैं जिनको लेकर कह रही है बीजेपी इस पर हामी भरे तो ही सरकार बनाएंगे। In today's meeting, the legislature party, was briefed by Mahbooba ji, and the party authorized her to place the party point of view before the governor for any further action that will be taken. और अगर आपने हुकूमत नहीं बनानी है, तो फिर खुदा के लिए आप इस असेंबली को तोड़िए, नए सिरे से लोगों को फैसला करने दीजिए। इंशाल्लाह नए सिरे से जब इलेक्शन, इसलिए ये लोग घबराए हैं, इसलिए ये अलायंस नहीं तोड़ रहे, हुकूमत भी नहीं बनाएंगे, अलायंस भी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये इलेक्शन से डरते हैं। नहीं, ऐसा कि अभी जो पीडीपी जो पार्टी है, अभी उनके जो हालिया में उनके जो हमारी सीएम की डेथ होगी है, उन पे जो भी डिप्रेशन होगा थोड़ा, तो इसीलिए वो सोच रहे होंगे they should take any decision as soon as possible. नहीं, उनके पास डिप्रेशन होगा इस वक्त, बहुत ही मानो प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरकार तो बननी चाहिए। जब गवर्नर राज इम्प्लीमेंट होता है तो सीधे सेंटर से राज होता है, तो इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। ये गवर्नमेंट बननी चाहिए। इस बीच लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जिस अंदाज से राजनीतिक दल नई सरकार बनाने की पहल में पीछे रह रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं उनकी मंशा में ही खोट है। इंतजार कीजिए कल मुलाकात के बाद क्या होता है, लेकिन एक गीत सुनिए जैकी श्रॉफ का, चूंकि आज जन्मदिन है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के